इनकी फ्री सर्विस पे इनका बिल 12,500 का क्या बात कर रहे हो। वो तो शहर में 14-15 निकाल रहे हैं मैनुअल पे, और हाईवे पे तो 20+ निकाल रहे हैं वो। आपका कहने का मतलब है जो लोग मैनुअल नहीं पढ़ रहे हैं उनके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा, 1 लीटर वाले इंजन की इज्जत नहीं है क्या आपकी नजरों में, ये बताओ। नहीं सर, पावरफुल तो बहुत है वो इंजन। मनमर्जी जो रेट मिल रहा है लोग मांग रहे हैं अपना और बेच रहे हैं। 93,000 किलोमीटर में इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। और ये नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी ही स्पेशल गाड़ी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आपकी वो फेवरेट गाड़ी रही है, मेरी भी रही है, क्योंकि उस गाड़ी को चलाने में काफी मजा आता है। एक टाइप से सदाबहार गाड़ी हो रही है, लेकिन अब वो मिलती नहीं है क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है बंद हो गया है। और काफी लोग चाहते हैं वो गाड़ी दोबारा इंडिया में आए, क्योंकि वो ब्रांड अभी अवेलेबल है इंडिया के अंदर। फ्रेम में देखिए, ये है VW पोलो 1.2 TSI, इसको GT भी बोल सकते हैं। GT ये 2018 मॉडल, लगभग 93,000 के आसपास ये चल चुकी है। हिमांशु की गाड़ी। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कितना खर्चा आया। अगर आप यूज्ड कार के तौर पे इसे लेना चाहते हैं तो कैसी रहेगी, खर्चीली रहेगी या नहीं रहेगी, और क्या क्या इसमें पार्ट का रिप्लेसमेंट वगैरह हुआ है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये सवाल, कब निकालने वाले हो उसको? सर निकालने का तो सोचा नहीं है, ये पहली गाड़ी थी मेरी और बहुत मुश्किलों के बाद ये गाड़ी आई थी, तो इसलिए मैं इसको रखूंगा, हमेशा रखूंगा। अपग्रेड हो जाएगी दूसरी कार, बट ये जब तक चलेगी तब तक चलाऊंगा, वरना खड़ी रहेगी। सर एक चीज आपने भी नोटिस करी होगी, जब से ये गाड़ी बंद हुई है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन बंद हुआ है, इसकी यूज्ड कार मार्केट में जो स्पेशल जो ये TSI 1 लीटर वाला TSI है ना, उसकी रीसेल अचानक से बढ़ गई है। लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं इस गाड़ी को और लोग खरीदना चाह रहे हैं। जो एक बार इसको चला लेता है फिर उसका मन नहीं जाता है किसी और कार पे। रीसेल की वैल्यू, जैसे आपने बताया कि सर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है नहीं, कोई बेचना नहीं चाह रहा है, जीरो, तो लोग 10 लाख या उससे ऊपर मनमर्जी जो रेट मिल रहा है लोग मांग रहे हैं अपना और बेच रहे हैं। कैमरे के पीछे एक और भाई हैं हमारे, वो आए हैं, उनके पास 1 लीटर TSI टॉर्क कन्वर्टर वाली है, ऑटोमेटिक है। ये है DSG। आपने दोनों गाड़ी चलाई है जी, ठीक है। फर्क क्या क्या है दोनों गाड़ियों में, आपने अच्छे से ऑब्जर्व करा होगा? सबसे पहला फर्क सर दोनों गाड़ी में है बिल्ड क्वालिटी का। इसके दरवाजे जैसे आपको जितने हैवी लगेंगे, जो डोर बंद करने पे जो थर्ड साउंड है, वो नई वाली में वो फीलिंग है ही नहीं बिल्कुल भी। अब दूसरी बात करें इंटीरियर में, इंटीरियर की भी क्वालिटी, जैसे प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी है, इसकी ज़्यादा बेटर है उससे। और इंजन की बात करें तो वो 3 सिलेंडर इंजन है और टॉर्क कन्वर्टर है, तो टॉर्क कन्वर्टर मुझे लगता है रेव थोड़ा ज़्यादा करता है, वो थोड़ा नॉइजी इंजन है। जब शिफ्टिंग थोड़ी लेट होती है, शिफ्टिंग इससे काफ़ी लेट है उसकी। ये है कि आपको अगर आप 5-6 की स्पीड में भी चल रहे हो तो सेकंड गियर में होल्ड करके आपको रखी रहेगी, और जैसे ही आप ऊपर जाओगे एज लो एज 1500-1600 RPM पे ये शिफ्ट हो जाती है। बट वो है कि वो 2000-2200 के नीचे नहीं शिफ्ट होगी। अब मुझे एक बात बताओ, पोलो की बात छोड़ो, अभी जो आई है VW की नई गाड़ियां, जैसे कि आपने वर्टस देखी होगी, आपने टाइगुन देखी होगी, उसके अंदर बैठकर आपको क्या फील होता है ये बताओ, और सच बताना। अंदर बैठने के बाद यही है कि वो क्वालिटी नहीं फील होती है, मतलब VW की क्वालिटी नहीं फील होती है। अच्छा, अब ऐसा लगता है कि इंडिया 2.0 की जो स्ट्रैटेजी है उनकी, उसके अंडर में वो कार अफोर्डेबल बनाना चाह रहे हैं और पार्ट सस्ते करके। ये है कि जो एक मिथ था इसका VW का हमेशा से कि पार्ट्स बहुत महंगे हैं और खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, वो लोग उस प्रॉपर्टी पे काम करना चाह रहे हैं अपने। तो अगर आप वर्टस की बात करो तो 1.5 DSG में शायद वो मज़ा आए आपको, बट 1 लीटर में तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आएगा। बट हाँ, अंदर बैठने में ठीक है कार, लेकिन मुझे लगता है फीचर और भी देने चाहिए थे। जिस प्राइस पॉइंट पे वो आ रही है, कॉम्पिटिटर से महंगी कार है वो, तो मुझे लगता है फीचर थोड़े और ज़्यादा होते तो अच्छा होता उसमें। और एक बात बताइए, DSG चला रहे हो आप जी, और इसकी मार्केट में काफी बातें चलती है कि रिलायबल नहीं है, परेशानी आती है, ये कितनी बार हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो सर टचवुड आज तक नहीं हुआ ये। इसमें भी वही गियर बॉक्स है जिसको टाइम बॉम्ब भी कहते हैं कुछ लोग, टिकिंग टाइम बॉम्ब है, DQ200 है इसमें। और जब मैंने गाड़ी ली थी तो मैं भी 1-2 साल तक, जब तक ये 40-50 हज़ार किलोमीटर नहीं चली थी, कंसर्न रहता था। लेकिन बट अब ये 93,000 के अराउंड चल गई है, तो अब भरोसा है मुझे कि रिलायबल गियर बॉक्स है। बस आपको सर्टेन चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, थोड़ी तमीज़ से चलानी पड़ती है, क्योंकि जर्मन कार्स का क्या है कि जर्मन कार्स अगर आप उनके मैनुअल के हिसाब से चलाओगे तो वो एवर लास्टिंग है, अनलाइक होंडा एंड टोयोटा क्या है कि वो गाड़ी बना देते हैं और आप जैसे चलानी है चलाओ, बट जर्मन कार्स के साथ ये नहीं है। आप उनके मैनुअल के हिसाब से चलोगे, आप हमेशा चलाओ गाड़ी। आपका कहने का मतलब है जो लोग मैनुअल नहीं पढ़ रहे हैं उनके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है क्या?
मतलब नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एक सर्टेन चीज़ दी गई है गियर बॉक्स में, तो जैसे लोगों को पता है इंडियन रोड कंडीशन बहुत है कि मतलब हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, गियर बॉक्स बम्पर टू बम्पर में गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे आप इसको न्यूट्रल में रख लो या पी में रख लो चलाते वक्त, तो उससे गियर बॉक्स की लाइफ थोड़ी एनहेंस हो जाती है। अच्छा, एक एंथुसियास्ट के हिसाब से आपने इस गाड़ी को रखा है या फिर आपकी डे टू डे लाइफ में काम भी आती है बढ़िया तरीके से? मेरी डे टू डे लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट पूरी भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थी ये कार। आप कह सकते हो मुझे, मैं पोलो लवर हूँ, इसलिए मैंने इस कार को रखा हुआ है आज तक। ओके, हाँ। अब एक बात बताइए, 15,000 किलोमीटर में इसका सर्विस जी होती है जी, और 5 साल में आपने 93 चला दी है जी। और अभी तक कितनी सर्विस हो चुकी है और पर सर्विस का क्या खर्चा आता है ये बताइए, और सबसे ज़्यादा किस सर्विस का खर्चा आया है? हाँ, तो मेरा ऑलमोस्ट 6 सर्विस हो चुकी है ये, और 6 से मुझे चौथी सर्विस में सबसे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा था इसका, जो आया था कुछ अराउंड 16,000 के आसपास। तो उसमें इन लोगों ने कुछ एडिटिव वगैरह भी डाला था अपना, बट ऑन एन एवरेज इस 6 सर्विस में मेरा जो सर्विस कॉस्ट आया है वो 10 से 11,000 रुपये ही आया है। अच्छा। मैक्सिमम जो आया है। उसके अलावा और भी रिकमेंडेड काम होते हैं, जैसे अब आप सर्विस सेंटर जाओगे तो वो कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताते हैं, जैसे बोल देंगे कि आगे रेडिएटर का फ़ैन क्लीनिंग है, फ़ैन क्लीनिंग का वो 4,000 रुपये चार्ज कर लेंगे, बट मुझे यूज़ नहीं लगता है उन चीज़ों का। जो चीज़ कंपनी रेकमेंड करती है मैं वो सारे काम कराता हूँ, बट सर्विस सेंटर जो चीज़ रेकमेंड करेगा कि आप ये 3M का पॉलिश लगवा लो, ये करा लो, वो चीज़ें मैं नहीं कराता। तो मेरी 10-11,000 रुपये में सर्विस हो जाती है। अच्छा, अभी तक क्या क्या पार्ट रिप्लेस हो चुके हैं इसके? पार्ट रिप्लेसमेंट सिर्फ सर अभी हुआ है 2 महीने पहले, इसका सस्पेंशन हुआ है। कितना खर्चा आया था उसमें? इसका सस्पेंशन और आर्म दोनों चेंज हुआ था, कंट्रोल आर्म और सस्पेंशन दोनों चेंज हुआ था, तो उसका खर्चा आया था कुछ 19-19,500 के आसपास। और ये VW के अंदर ही? VW के अंदर ही हुआ था, क्योंकि राइट वाला सस्पेंशन लीक हो गया था, लेफ्ट वाला ठीक था, बट वो सेट ही चेंज करते हैं हमेशा। होना भी ऐसे चाहिए। हाँ, वो सेट उन्होंने कहा कि आप एक करा लोगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो दोनों चेंज हुआ और कंट्रोल आर्म चेंज हुए, तो 19.5 का उन्होंने एस्टिमेट दिया था, बट डिस्काउंट देके 19-19.5 में कर दिया था उन्होंने। अच्छा। बस यही एक पार्ट आज तक इसका रिप्लेस हुआ। बाकी ब्रेक पैड वगैरह ये तो होते हैं? हाँ, वो तो सर्विस में होते हैं ब्रेक पैड। इसका सर्विस में? नहीं, इसका ब्रेक पैड चल जाता है कुछ 20-22 हज़ार। मुझे एक बात बताओ, जो इतना डर है पोलो के लिए, स्पेशली जो DSG है, अगर कोई लेना चाहता है उसको लेनी चाहिए, क्या देखना चाहिए? ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा। मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही कहूँगा, अगर कार आपकी 2017 या उसके बाद की GT TSI है तो आप ले सकते हो, और सर्विस सेंटर रिकॉर्ड चेक कराना, क्योंकि बहुत लोग बहुत रफ यूज़ करते हैं, सिर्फ ड्रैग रेस कर रहे हैं, तो एक बार आप चेक करा लो सर्विस सेंटर से, अगर रिकॉर्ड है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले VW इतनी ज़्यादा वारंटी नहीं दिया करती थी जैसा आजकल दे रही है। पहले इसमें शायद 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी थी इसकी। अब जो वारंटी का पैकेज आ गया है, अब तो 7 साल तक एक्सटेंड कर दिया इन्होंने। 5 दे रही है, +2 आप एक्सटेंड करा सकते हो। पीछे बैठे हमारे एक और आज पोलो के ओनर जो कि है गौरी, इनके पास 1 लीटर वाली है, बिल्कुल नई वाली, और वो आती है टॉर्क कन्वर्टर। ठीक है, अब मुझे आप दोनों एक बात बताओ, दोनों आपस में दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की गाड़ी चलाते रहते हैं, तो फ्यूल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, 1.2 लीटर TSI की या फिर 1 लीटर TSI की? तो सर फ्यूल एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है, 1.2 GT की TSI की, और 1 लीटर क्योंकि इनकी है टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, तो टॉर्क कन्वर्टर यूनिट की सिटी माइलेज तो बहुत ही बुरी है। आप कह सकते हो कि वो 6, 7 या 8 का एवरेज उसका शहर में मिलता है उससे। इसकी माइलेज बहुत कम देगी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी अगर ये माइलेज देती है तो 10 से नीचे कभी इसका माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ है। अच्छा। मैंने 5 साल में 10 से नीचे का माइलेज मुझे कभी दिया नहीं है इस कार ने। हाँ। और अगर बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है तो अगर यहाँ से गुड़गांव तक भी जाना है तो उस टाइम तो 12-13 का माइलेज भी ये दे देती है। गौरीश, एक बात बताओ, जब आपने गाड़ी ली थी तब ये 1.2 लीटर वाली TSI या DSG के साथ आप लेते या फिर अभी वाली जो आपके पास है वो लेते आप? सर 1.2 मिलती DSG के साथ तो डेफिनेटली मैं ये वाली लेता। अच्छा। बिकॉज ये चलाने में मुझे लगता है ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है इसका इंजन। उसमें तो नॉइज़ थोड़ी आती है, आपको फील होता है, और इनफैक्ट जो बॉडी भी है कार की, आई फील इसका ज़्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी है। जैसे यू कैन जस्ट फील इट जब आप दरवाज़ा जब आप खोलते हैं, जब आप बंद करते हैं, सो उसमें वो बात नहीं है। आपने वो गाड़ी कितने चला दी है अभी तक? अभी तक सर 43 चल गई है वो। 1.5 साल में 43? जी सर। कितना खर्चा आता है उसकी नॉर्मल सर्विस में, या फिर अभी भी लेबर फ्री वाली सर्विस चल रही है उसकी? सर मैंने अभी उसका एक सर्विस पैकेज लिया था। अच्छा। हाँ, मुझे कार का 1-2 काम करवाना पड़ा था।
क्या? बॉडी का जो काम हुआ था वो हुआ था, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि उसका पेंट थोड़ा ख़राब हो रहा है। अच्छा। हाँ, और ये सुनने में नहीं मिलती है, ये वारंटी भी देते हैं पेंट की ना, पेंट 5 की साल warranty की। देते हैं। मेरे में नहीं है 6 साल शायद। की है, लेकिन ये नई वाली नई वाले में नहीं। जो क्या 1 बात लीटर कर आई रहे थी उसमें नहीं देते ये वारंटी। ये इस कार पे थी मेरे वाले, 6 साल की थी, और ऑडी में यही चीज 12 साल की होती है, और इसमें 6 साल थी, बट ये नई वाली पोलो में इन लोगों ने नहीं दिया। और उसमें क्या रस्टिंग हो रही थी क्या? रस्टिंग हो रही है सर कुछ कुछ जगह पे, मतलब बॉडी के आप एजेस पे देखोगे, जैसे आपको सामने आप जो उसका बोनेट खोलते हो तो उसके एजेस पे आप देखोगे तो थोड़ा पेंट निकल रहा है। जहाँ पे थोड़ा धूप में जहाँ पे खड़ी होती है तो आप देखोगे राइट के दरवाजे पे उस पे भी थोड़ा सा चिपिंग टाइप हो रहा है। अच्छा। हाँ, एंड दैट्स विदाउट एनी इम्पैक्ट, कुछ लगा नहीं है उसमें, तब भी उससे थोड़ा सा चिप हो रहा है। आप लोगों को VW की सर्विस कैसी लगती है? सर्विस तो सर मेरे एक्सपीरियंस में तो बहुत ही अच्छी रही है। जब मैंने नई नई ये कार खरीदी तो एक बार ऑलमोस्ट ये 4-5 हज़ार चली हुई थी, तो अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी निकल टाइप की। तो मैंने उनको फ़ोन किया, एक बार मैं सर्विस सेंटर ले गया, उन्होंने सही करके दिया, फिर 2 दिन बाद वो आने लगी। फिर मैंने फ़ोन करके फिर मतलब थोड़ा हद तक कायदे से उनसे बात करी। मैंने कहा कि आपने मतलब क्या, मैंने क्यों VW ली है, क्वालिटी के लिए जानी जाती है ये चीज़ें। तो बहुत देर तक मेरी डिस्कशन हुई, फिर अगले दिन उन्होंने गाड़ी घर से मंगवाई और फिर उसको रिजॉल्व करके दिया, और फिर आज तक फिर वो प्रॉब्लम नहीं आई है। बट इनके साथ मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम हुई है सेम सर्विस सेंटर में। अब सर्विस पैकेज है तो वो पैसे लेंगे कहाँ से, फिर कैसे कस्टमर से पैसे निकालेंगे? तो इसलिए वो ये ऊपर की चीज़ें कस्टमर को रेकमेंड करते हैं कराने के लिए। इनकी फ्री सर्विस पे इनका बिल 12,500 का बना क्या जाता है। बात कर रहे हो? उसमें एंटी रस्ट करेंगे, अंडर बॉडी क्लीनिंग करेंगे, और 1700 रुपए की अलाइनमेंट करेंगे वो, और ये 4,000 रुपए का फ़ैन क्लीनिंग करेंगे। तो वो हमने फिर बात करके उनसे कम कराया, फिर 3-3,500 पे हमने सेट किया उसको। देखो चलाने में तो रॉकेट है ये गाड़ी, रॉकेट। और बहुत क्विक शिफ्टिंग, आपको पता भी नहीं चलता है। आप इस टैकोमीटर को देखोगे, इस नीडल को देखोगे, वो जब हिलेगी डुलेगी तब पता चलेगा कि गाड़ी डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट कर रही है। पोलो को चलाने के मजे तो खैर आप सभी को पता ही है, बहुत ज़बरदस्त। और 1.2 जो है वो काफ़ी स्मूथ भी है। जो 1 लीटर वाली है मैनुअल में, उसका एवरेज काफ़ी अच्छा है DSG के, सॉरी आपका टॉर्क कन्वर्टर के कंपैरिजन में। वो तो जो जिन्होंने ली है सर वो तो खुश है, उनको एवरेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो शहर में 14-15 निकाल रहे हैं मैनुअल पे, और हाईवे पे तो 20+ निकाल रहे हैं वो। उस पे प्रॉब्लम सिर्फ टॉर्क कन्वर्टर वालों के साथ ही है। इतना अग्रेसिव बिहेवियर है उस कार का, इस वजह से वो फ्यूल कंजम्पशन उसका बढ़ जाता है। आप ब्रेक छोड़ोगे वो एकदम से भागती है आगे। ऐसे इन्होंने सेम जो अभी वर्टस स्लाविया 1 लीटर वाली में कर रखा है, ये टाइगुन कुशाक सब, उसमें भी यही सीन है। अच्छा, 1 लीटर वाले इंजन की इज्जत नहीं है क्या आपकी नज़रों में, ये बताओ? नहीं सर, पावरफुल तो बहुत है वो इंजन। वो बहुत केपेबल इंजन है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी उस इंजन में यूज़ की गई है। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप इनिशियली उसको चला रहे होगे। एक बार आप 60, 70, 80 के ऊपर चले जाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम मतलब बहुत बैलेंस हो जाती है ऊपर जाके। तो फिर ना बहुत ज़्यादा जर्क आपको पता चलेगा, ना बहुत एग्रेसिव बिहेवियर दिखेगा। वो 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को टक्कर दे रहा है आजकल। तो यही टेक्नोलॉजी है सर। अब एक बात बताओ, अब कौन सी गाड़ी इसके बाद कुछ है अभी आज के टाइम के हिसाब से दिमाग में, या टाइगुन कुशाक ही है? नहीं, टाइगुन कुशाक तो नहीं है सर, डेफिनेटली नहीं है। अब अपग्रेड अगर करेंगे इससे तो ऑब्वियसली जर्मन पे ही करेंगे, और मेरा प्रेफरेंस VW ही रहेगी। अच्छा। तो देखते हैं, अगर पहले तो मेरा मन टिगवान पे ज़्यादा था, क्योंकि टिगवान आज भी वो आती है जर्मनी स्टैंडर्ड पे बनी हुई आती है, CBU ही आती है, तो वो लेने का बहुत मन था टिगवान का। बट अभी देखते हैं, अगर 1-2 साल में और कुछ नए इनकी गाड़ियां आती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो फिर उस पे ही जाएंगे, क्योंकि इसको चलाने के बाद बहुत मुश्किल होता है किसी और ब्रांड पे शिफ्ट होना। बाकी भी मैन्युफैक्चरर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, तो जैसे Hyundai भी बहुत अच्छा काम कर रही है अपनी कार्स में। यार एक बात बताओ, ये बीच में वाइब्रेशन सी फील हो रही है जब ये शिफ्ट कर रही है ना, देखना। इसका ये गियर बॉक्स है जो DSG है, इसके साथ एक ये था कि ये कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी ये गियर बॉक्स। जैसे D2 से D3 में जाने में या D3 से D2 में आने में कभी कभी आपको एक जर्क फील होगा, और वो ओवरऑल सब में था, वो ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली इस कार में है। मैंने और भी GT चलाई, उनकी जो भी आती है वो प्रॉब्लम थी D2 से D3 में जाने की। एक जो झटका आता है वो इसमें हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है, और वो रिजॉल्व भी नहीं हुई है। बट उसकी वजह से कोई वो कभी ऐसा होता है कि 10 में से 1 बार अगर ऐसा हो गया तो हो गया, बट ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रॉब्लम नहीं आती है। गाड़ी की तो तारीफें करने वाली बहुत है,
लेकिन आप इसको फैमिली कार के तौर पे लेना चाहेंगे ना, यूज्ड में भी, वो ये आपके मतलब की नहीं है। आप 2 लोग आगे बैठेंगे जब तक, तब तक ठीक है, पीछे एक बच्चा बैठा है। तो यहाँ पर अभी जो है ना, मैं थोड़ा सा आगे, इनके घुटने देखो आप, जगह नहीं है पीछे, तो आप बिल्कुल भी इस पर्पज से आप बिल्कुल भी मत लेना कि पीछे किसी को बैठाना है। तो देखो यही बात है पोलो की। पोलो जब गई है लोगों के नज़रों में, और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है इसकी, और रीसेल वैल्यू बताती है कि क्या है सीन। हाँ, शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई थी गाड़ी में, परेशान भी हुए हैं लोग मेंटेनेंस से रिलेटेड। डीजल इंजन काफ़ी परेशान करने वाले थे, लेकिन लोगों ने चलाए भी काफ़ी हैं, 2-2.5 लाख किलोमीटर। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, रखने लायक गाड़ी है, और अभी भी 93,000 किलोमीटर में इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, और ये और भी लंबा चल सकती है बिना किसी परेशानी के, मुझे ऐसा अभी लग रहा है। यही था, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया मैन्युफैक्चरिंग कब की है गाड़ी की वो देख लेना, उस हिसाब से लेना, सर्विस हिस्ट्री चेक करना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच यार आप दोनों का आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।